तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का इस क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग क्लास 10th गोधली भाग 2 का शीर्षक सर्व विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उसका सटीक आंसर देखेंगे। जिस आंसर को आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चे, तो इस चैप्टर में हम बात करें सर्व विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। इस चैप्टर में आपके पास कुल बच्चों 8 क्वेश्चन दिए गए। कुल क्वेश्चन पर बच्चे कितने हैं? 8। तो 8 क्वेश्चन ये आपका है और इसका उत्तर बच्चों हम नेक्स्ट स्लाइड पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके बीच आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि भीमराव अंबेडकर विडंबना की बात करते हैं। वो विडंबना का स्वरूप क्या है, ये रहा उसका उत्तर। लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी ना होने को विडंबना मानते हैं। मतलब आज के मॉडर्न युग में भी जातिवाद जो लोग करते हैं उसके पोषक की कमी नहीं है, यही हमारी विडंबना है भीमराव अंबेडकर के अनुसार। इस विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के नाम पर श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है, लेकिन जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, जो कि अस्वाभाविक है। तो प्यारे बच्चे, श्रम विभाजन से क्या होता है? श्रम विभाजन के साथ साथ हम लोग मजदूरों का, श्रमिकों का भी विभाजन कर देते हैं। इसलिए बच्चों ये कैसी है? अस्वाभाविक है। ठीक है, आप पहला सवाल का उत्तर इतना लिख दोगे तो आपका पूरा 100% सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये है। क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? मतलब जो लोग जाति पाति करते हैं वो उसके पक्ष में क्या बोलते हैं वो सुनिएगा। जातिवाद के समर्थकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब कार्य कुशलता काम अच्छा से हो, इसके लिए श्रम विभाजन किया जाता है। ये जातिवाद के पोषक लोग बोलते हैं। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए वो इसमें कोई बुराई नहीं देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? जो जातिवाद के पक्ष में जो तर्क दिया गया उसमें लेखक की क्या आपत्ति है वो देखिए। लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच के आधार पर विभाजित भी करती है। ये थी पहली आपत्ति। दूसरी आपत्ति यह है कि यह विभाजन व्यक्ति की रुचि या क्षमता पर आधारित ना होकर उसके जन्म, माता पिता जो होते हैं, माता के गर्भ पर ही उसको थोप दिया जाता है। मतलब लोगों का रुचि नहीं जाना जाता है कि भाई तुमको इस काम में मन लगेगा कि नहीं, बल्कि माता पिता जो काम करते आए हैं वही काम उसको थोप दिया जाता है। ये लेखक को आपत्ति है। ठीक है, तो तीसरा का बच्चों आप ये आंसर लिखोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है 4 में सवाल है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? स्वाभाविक ये क्यों नहीं है, ये देखिए। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि, क्षमता या प्रशिक्षण पर आधारित नहीं होती है। मतलब लोगों का रुचि नहीं देखा जाता है कि उस काम में है या नहीं, बल्कि उसके माता पिता जो काम कर रहे हैं उसी काम में उसको बांध दिया जाता है। तो बच्चों जब लोगों से उसका इच्छा ही नहीं पूछा जा रहा है तो इसलिए वो स्वाभाविक रूप नहीं है, अस्वाभाविक है। इसमें मनुष्य को जन्म के आधार पर किसी पेशे से बांध दिया जाता है, चाहे वह उस कार्य में कुशल हो या ना हो, या व्यक्ति को विवशता और अरुचि के साथ काम करने पर मजबूर करती है। किस पर? तो अरुचि पर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI सवाल है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। प्रश्न 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? अब देखिए, जाति प्रथा से बेरोजगारी कैसे होता है समझिए। अब आपको माता पिता जो काम करते आ रहे हैं वो काम हम आपको थोप दिए। अब उस काम में आपको मन ही नहीं लगेगा तो क्या उस काम को आप अच्छा से कर पाइएगा? कहोगे नहीं सर। और जब उस काम को अच्छा नहीं करिएगा तो उसी से तो बेरोजगारी उत्पन्न होगी। वही यहाँ पे लिखा गया है, भारत में जाति प्रथा व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा, जो पिता का पेशा होता है,
पैतृक पेशा चुनने पर मजबूर करती है। यदि वह पेशा समय के साथ अनुपयोगी हो जाए या उसमें पर्याप्त कमाई ना हो, तब भी जाति व्यवस्था उसे दूसरा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। अपनी रुचि और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार पेशा ना बदल पाने के कारण व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है। क्या हो जाता है बउआ? बेरोजगार। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया है। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानती है और क्यों? मतलब गरीबी से भी बड़ी समस्या आज के समय में है, वो समस्या बच्चों हम कह सकते हैं जाति प्रथा ही है, उसी का रूप है। देखिए यहाँ पे उत्तर में, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या निर्धारित कार्य को अरुचि और विवशता के साथ करना मानते हैं। मतलब निर्धारित कार्य को अरुचि, पहले से पूर्व निर्धारित कार्य है कि तुम्हारा बेटा यही काम करेगा, इसको अरुचि और विवशता से करना, यही सबसे बड़ी समस्या है। कह सकते हो बच्चों, यहाँ शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हैं कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानती है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जब मनुष्य का काम में दिल और दिमाग नहीं लगता तो वह कुशलता प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति केवल टालू काम करने के लिए प्रेरित होता है, जो समाज और अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। तो आज के समय में बच्चों गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या हमारा है जाति प्रथा। कौन सा प्रथा प्यारे बच्चों? जाति प्रथा, ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, कह रहा है लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया गया? जाति प्रथा क्यों हानिकारक प्रथा है, इसका देखिए। लेखक ने निम्नलिखित पहलुओं के माध्यम से इसे हानिकारक बताया है। पहला पहलू है बच्चों आपका, ये अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। ये जो है बच्चों अस्वाभाविक है, मतलब आपके मर्जी पे नहीं है, आपको जबरदस्ती थोप दिया गया, इसलिए ये अस्वाभाविक है। दूसरा कारण है प्यारे बच्चों बढ़ती बेरोजगारी और विवशता में कार्य का चुनाव, इसलिए ये हानिकारक है। तीसरा कारण दिया गया है मनुष्य की व्यक्तिक भावना और रुचि का हनन होता है, इसमें व्यक्ति से रुचि नहीं पूछा जाता है, इसलिए ये हानिकारक है। और चौथा है सामाजिक समरसता और भाईचारे में बाधक होता है, इसलिए जाति प्रथा जो होता है प्यारे बच्चे हानिकारक होता है। ये 4 कारण आप दे सकते हैं। और 7 के बाद लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 8वां नंबर। 8 नंबर सवाल है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? लेखक से पूछा गया कि सच्चा लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। तो लेखक लिखते हैं सच्चे लोकतंत्र के लिए लेखक ने 3 चीज बोले थे, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा। स्वतंत्रता, समता, भाईचारा को आवश्यक माना है। उनके अनुसार समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। ऐसा ना हो कि केवल अमीर तक ही पहुंच सके, बल्कि एक छोर से दूसरे छोर का मतलब है अमीर से लेकर गरीब तक सबको उसका लाभ मिल सके। कोई भी परिवर्तन हो तो अमीर और गरीब दोनों के लिए हो। समाज के सभी हितों में सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए और सभी को एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना चाहिए। ये था लेखक के लिए, ये बोलते हैं लेखक सच्चे लोकतंत्र के लिए विशेषता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 8 सवाल थे बच्चों आपके, और उम्मीद करते हैं 8वां सवाल आपको समझ में आ गया होगा और उसका हमने जवाब दे दिया। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इससे जुड़कर हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हो। इसी तरह से अगले चैप्टर जो हमारा 20 का दांत है प्यारे बच्चों, वो भी वीडियो आपका जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।